जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 80 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कॉमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। ठीक है, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। देखिए, नील गाय जो होता है ये आपको हिरण के कुल में आता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरण। ठीक, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है? इसमें से कौन है जो कि सोशल इंसेक्ट नहीं है? सबसे पहले समझिए कि सोशल इंसेक्ट होता क्या है। तो सोशल इंसेक्ट जो है सामाजिक कीट को सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। ठीक ना। देखिए, सोशल इंसेक्ट क्या होता है कि उसके पास एक या कुछ मादाएं होती है जो कि सभी अंडे देने के प्रभारी होती है, जबकि कॉलोनी के अन्य सदस्य जो होता है वो आमतौर पर बांझ मादाएं होती है जो कि भोजन इकट्ठा करती है और ये अन्य काम भी करती है। ठीक ना। देखिए, इसका कुछ उदाहरण है, जैसे चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, तितैया हो गया, दीमक हो गया। ये सब क्या है आपको? ये सब आपको सोशल इंसेक्ट है। ठीक ना। यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सोशल इंसेक्ट नहीं है। तो मधुमक्खी भी है, चींटी भी है, और ये टर्माइट जो है ये भी सोशल इंसेक्ट है, लेकिन जो झिंगुर जो है ये सोशल इंसेक्ट नहीं है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झिंगुर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अल्प अल्प विकसित अंग है? इस समय से कौन है जो कि अल्प अल्प विकसित अंग? अल्प विकसित अंग मतलब क्या हुआ कि वो जो है ना कम विकसित है। ठीक ना। यानी कम विकसित कौन सा है? देखिए, फेफड़ा। फेफड़ा तो कम विकसित हो ही नहीं सकता है, सही है ये नहीं होगा। अब देखिए, हृदय। हृदय भी कम विकसित नहीं है, ये भी पूर्ण विकसित है। गुर्दा भी पूर्ण विकसित है, लेकिन जो अपेंडिक्स है ये जो है ना आपको अल्प विकसित अंग है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपेंडिक्स। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी पौधों के बाह्य त्वचा, जो बाह्य त्वचा की क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक ना। जिसमें क्या डैश की परत मोटी बनी होती है। ठीक ना। देखिए, रेगिस्तानी पौधा में जो होता है बाह्य त्वचा, वो किस चीज़ का बना होता है? देखिए, बाह्य त्वचा जो होता है रेगिस्तानी पौधा में वो होता है आपको क्यूटिन का बना हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्यूटिन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देती है? कौन सी ऐसा जीवन प्रक्रिया है जो कि रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है? देखिए, शोषण है। ठीक ना। शोषण क्या करता है कि ये रासायनिक ऊर्जा क्या करता है? उष्मा ऊर्जा में बदलता है। शोषण क्या है? तो आपको एक प्रकार का ये क्या है? मंद दहन है। ठीक ना। ये क्या है? तो मंद दहन है शोषण। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि पेयजल आपूर्ति में जो है कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है? देखिए, पेयजल जो होता है, पेयजल पीने वाला पानी, यानी पीने वाला पानी जो है इसमें जो है ना आपको कोलिफॉर्म उपस्थित होता है। तो ये किसका लक्षण है? देखिए, मानव का जो अपशिष्ट होता है, मानव का अपशिष्ट, उसी से जो है ये कोलिफॉर्म बनता है। ठीक ना। और ये कोलिफॉर्म जितना भी जो आपको जल जनित रोग है ये सभी जो है ना कोलिफॉर्म का अधिकता कारण ही होता है। ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पेयजल की आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति क्या दर्शाता है? तो मानव की अपशिष्ट संशोधन को दर्शाता है। ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, अब देखिए सूची एक को सूची दो से मिलाते हैं। देखिए, एम दिया हुआ है पक्षी, तो पक्षी कहते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो एक का हो गया 3। अब देखिए वंशागति, वंशागति को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए पर्यावरण, पर्यावरण को कहते हैं आपको इकोलॉजी। अब देखिए जीवाश्म, जीवाश्म कहते हैं आपको पोलियो बायोलॉजी कहते हैं। ठीक ना। तो हो गया इसका। अब देखिए ए का 3, ए का 3 देखिए किस ऑप्शन में दिया? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव, अपद्रव मतलब क्या हुआ कि अशुद्धि। अशुद्धि जब हम मिला देंगे तो उसमें गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जब अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्वथनांक जो है ना आपको, क्वथनांक क्या हो जाता है? आपको बढ़ जाता है। ठीक ना। और लेकिन गलनांक जो होता है, गलनांक ये क्या होता है? घट जाता है। ठीक ना। गलनांक क्या होता है आपके? कम हो जाता है। या क्या हमसे पूछा अपद्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव है? तो गलनांक क्या जो घट जाएगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? देखिए, थर्मस फ्लास्क जो है इसका आविष्कारक कौन है? तो ये डिबार है इसका आविष्कारक। ठीक, इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, डिबार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लंगर लगाकर रोकी गई नाव लहर से हिल रही है। ठीक, चलिए एक नाव है लगा हुआ, ठीक, ये लंगर लगा करके लगा हुआ है और ये नाव से हिल रहा है। ठीक है ना। तरंगों की जो ऊपरी सिरा 10 मीटर अलग है, यानी ऊपरी सीमा देखिए क्या होता है। देखिए, ऐसे कुछ पानी का तरंग कर रहा होगा, जब ये नाव हिल रहा होगा तो पानी ये जो ऐसे ऐसे कर रहा होगा। ये जो ऊपरी सीमा है ये दोनों के बीच कितना का है? तो 100 मीटर का है। ठीक ना। ये 100 मीटर अलग है। ठीक, तरंगों की ऊपरी सिरा और 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है, यानी कि भी हमको दे दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और ये जो 100 मीटर दिया हुआ ये क्या आपको तरंगदैर्घ्य हो गया, यानी लैम्डा हो गया ये। कि देखिए, दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो आप देखिए इसमें से क्या पूछा है? तो आवृत्ति पूछा है। देखिए, आवृत्ति निकालेंगे क्या करेंगे? देखिए, भी बराबर फॉर्मूला आता है आपको, भी बराबर होता है आपको एन लैम्डा। ठीक ना। यहाँ देखिए भी क्या है? तो ये वेग है, और एन क्या है? आवृत्ति, और लैम्डा है तरंगदैर्घ्य। ठीक ना। यहाँ हमसे आवृत्ति पूछा है तो आवृत्ति को सेपरेट कर लेते हैं, तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपको? भी बाय लैम्डा हो जाएगा। ठीक ना। आप देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? देखिए भी हमको दिया है 25 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए
लेमडा, लेमडा कितना है 100 है, तो यानी 25 चौक 100 यानी कितना हो गया इसका, तो 0.25 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 0.25 हर्ट्ज हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 0.25 हर्ट्ज। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बर्फ का गलनांक बिंदु क्या। देखिए बर्फ का गलनांक बिंदु जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। जब इसे केल्विन में मापते हैं तो 273 डिग्री केल्विन होता है, तथा फ़ारेनहाइट में इसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मापा जाता है, और ये रोमर में इसे 0 डिग्री रोमर में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ उत्तर किस में दिया है, तो यहाँ केल्विन में जाता है। केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि हो जाती है। देखिए प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से इसी कारण से बनता है, वहाँ पर जो है ना जब प्रेशर लगाते हैं यानी वायुदाब में जब वृद्धि होता है तो क्या होता है, वहाँ पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक ना, तो क्वथनांक बढ़ जाता है तो क्या होता है, आपको जल्दी खाना पक जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वथनांक को बढ़ा देती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक आदर्श गैस के समतापीय प्रसार हो रहा है, तो उसका अर्थ क्या है कि समतापीय को सबसे पहले समझिए। सम सम मतलब होता है बराबर, तापीय मतलब ताप, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बराबर होगा। ठीक ना, अब देखिए टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा या टेम्परेचर स्थिर होगा। ठीक, देखिए किस ऑप्शन में दिया है ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका ताप क्या होता है, स्थिर रहता है। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो गया, इसका ताप स्थिर रहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आप चिन्ह परिपाटी को समझिए, चिन्ह परिपाटी कैसे होती है। देखिए चिन्ह परिपाटी में देखिएगा, जब देखिए अवतल दर्पण एक होता है, अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण दोनों में जो है ना यू का मान क्या होता है, आपको निगेटिव होता है। ठीक, अब देखिए ये देखिए अवतल दर्पण ऐसे होता है, देखिए इसमें ये मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए लाइट जो आता है तो इसका फोकस कहाँ होता है, तो इस साइड होता है, यानी इस साइड हुआ फोकस क्या हो जाएगा, फोकस निगेटिव हो जाएगा। ठीक, आप देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण देखिए ऐसे होता है, तो इसका जो है फोकस देखिए मुख्य अक्ष हो गया। देखिए फोकस देखिए यहाँ इस साइड जो है ना प्रतीत होता है। ठीक ना, तो इस साइड फोकस हो गया तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है। आप देखिए प्रश्न को बनाते हैं। ठीक, ये प्रश्न में कहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण, जिसका फोकस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ एफ हमको क्या दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर, किस में हो जाएगा, तो माइनस में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है वस्तु, तो यानी यू बराबर दिया है 30, तो यू भी हो जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या पूछा है, तो भी पूछा है, तो भी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट किया जाता है, तो भी बराबर वाट। देखिए दर्पण फॉर्मूला आता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो देखिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ठीक, अब देखिए 1/f, एफ हमको क्या दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर, तो 1/20 माइनस में यहाँ माइनस, अब देखिए 1/u, यू कितना है, तो -30, तो 1/30, जब यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बनाते हैं इसको, जब देखिए सॉल्व करेंगे 30 और 20 है, तो इसका एलसीएम 60 हो गया। देखिए 20 यहीं 60 -3, और देखिए यहाँ प्लस 30 और 60 2, कितना आ गया, माइनस आ गया 1/60 आ गया 1/v बराबर वैल्यू। ठीक ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर आया। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। ठीक ना, देखिए माइनस यहाँ क्या दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के जो है ना इस साइड आगे सामने बना है। ठीक ना, माइनस ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है ना आपको दर्पण के सामने बना है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा भी का मान। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो इसका आवर्धन क्या होगा। यहाँ देखिए आवर्धन पूछ रहा है, देखिए आवर्धन जो होता है इसे m से डिनोट करते हैं, m बराबर होता है फॉर्मूला आपको -v/u। ठीक, अब देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, देखिए दिया हुआ है कि कोई वस्तु को 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण में रखा है, तो वक्रता त्रिज्या r हमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आर हमको दे दिया 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि जो है ना वक्रता त्रिज्या जो होता है ये फोकस दूरी का दुगुना होता है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 5/2। अब फोकस दूरी क्या पॉजिटिव या निगेटिव होगा, देखिए कौन सा दर्पण है, तो वक्रता त्रिज्या आप रखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होगा, फोकस दूरी आपको पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक ना, तो उत्तल दर्पण फोकस दूरी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पर रखे बस्तर के 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, नहीं वस्तु कहाँ पर रखा है 10 सेंटीमीटर, यू बराबर क्या होगा 10 सेंटीमीटर, कितना, तो माइनस में हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बनाते सबसे पहले हम भी निकाल लेंगे, तो आवर्तन क्षमता हम निकाल सकते हैं, तो भी निकालेंगे क्या करेंगे, दर्पण फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/v हमको भी निकालना है, तो 1/v बराबर उसको सेपरेट कर लेंगे, तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब देखिए मान को पुट करते हैं, देखिए 1/f देखिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो 1/f, f की जगह क्या रहेगा 5/2, तो 1/5 इंटू 2 ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर हो गया। ठीक, अब देखिए
माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है तो -10 सेंटीमीटर, ठीक। तो -10 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा, या 5 दूनी 10 यानी कि 2 दूनी यहाँ 4 हो गया, अब प्लस 1 हो गया, यानी कि 5/10 हो गया, ठीक ना। 5/10 आ गया भी, यानी 5 दूनी 10, यानी कि 1/v बराबर कितना आ गया हमको, तो 1/2 आ गया, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक। v बराबर क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब देखिए आवर्धन क्षमता निकालते हैं, तो आवर्धन क्षमता क्या होता है आपको, m बराबर -v/u। देखिए m देखिए m माइनस हमको v का मान कितना 2, u का मान देखिए -10 है, ठीक ना। जब कट जाएगा 2 5 10, यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 आ जाएगा, ठीक ना। तो 0.2 जो है ना इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक ना, जो कि सूर्य के सामने इस तरह रखा गया है कि सूर्य की किरणें का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु होता है। देखिए एक अवतल दर्पण है, ठीक ना, इधर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक। देखिए सबसे पहले ये मुख्य अक्ष हो गया, देखिए इधर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक ना। ये क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है ना इसका अथी बनता है, एक बिंदु बनता है, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर बना, तो यही इसका क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया, यानी कि इसका एफ क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। देखिए एफ बराबर हो गया आपको 5 सेंटीमीटर। तो कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में एफ क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तो -5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, यदि वह 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती के दर्पण को मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि u बराबर हमको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो माइनस में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए जो 3 सेंटीमीटर दिया है लंबाई, इसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। यहाँ हमसे पूछा क्या है कि प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर रखा है, यानी कि v हमसे पूछा है, ठीक ना। तो v बराबर वाट, तब कि पुनः लगा लेंगे हम यहाँ दर्पण फॉर्मूला, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो गया, ठीक ना। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। देखिए 1/f की क्या रखेंगे हम, तो 1 बटा माइनस में है 5, तो 5 माइनस में माइनस, तो 1/u, तो 1/u 1 बटा -10, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 10 देखिए एलसीएम आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी -2, अब +1 यानी क्या होगा, 1/10 आ गया, ठीक ना, -1/10 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ तो v बराबर क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस क्या दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने ही बना है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हेविया ब्राजीलियस नामक वृक्ष किस प्राकृतिक बहुलक का एक प्रमुख स्रोत है। देखिए हेविया ब्राजीलियस जो है ये रबर का एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि पारा जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है, इसका क्या कारण। देखिए इसका कारण है कि इसकी जो है ना अत्युच्च जो है आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध होता है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। प्रति अम्ल माने क्या होगा कि एंटा एसिड, ठीक ना, जो एसिडिटी को ठीक करेगा, ठीक ना, एसिडिटी को ठीक करेगा, इसका मतलब क्या होगा, वो क्षारीय होगा, ठीक ना। तो वो इसके रूप में किसका प्रयोग है, देखिए इसके रूप में देखिए आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो NaHCO3, ठीक, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। एक और एंटा एसिड है जो कि MgOH का हॉल्ट, ठीक ना, MgOH का हॉल्ट, ठीक। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि डैश एक अणु में हेलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन के आकर्षण करने की गुण है। देखिए कि डैश है जो कि एक अणु में जो है हेलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो उस गुण को क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल PDF पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।